नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर की तरह करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात और रिकॉल करेंगे और इसी के साथ जो मल्टी डायमेंशनल जो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है, जीएस के सारे सब्जेक्ट को इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए जो 15 जून से हमारे यहाँ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं और मैथमेटिक्स फॉर ऑल जो कोर्स चल रहे हैं, जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो सहर्ष स्वागत है कि आप आकर एडमिशन लें। करंट अफेयर्स में जो आरएनए और डीएनए जो होता है वो हम लेकर रेगुलर आपके सामने आते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट बहुत तेजी से चर्चा में है। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क और सीईएम इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन 4 टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे और इसी के साथ हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कि ये रियल में ऐसा क्या है। चलिए तो देखते हैं उपग्रह सैटेलाइट क्या होती है। इस दशक अगर वार्षिक रूप से देखा जाए तो 1250 उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें 70% जो कमर्शियल उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। मतलब इस दशक में हर साल लगभग कितने होते हैं, 1250 उपग्रह या सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें 70% जो होता है हमारे कमर्शियल कंडीशंस को फुलफिल करता है। विभिन्न निजी कंपनियों के द्वारा लो ऑर्बिट यानी उपग्रहों को अपने दुनिया भर में ये भेजा जाता है और ब्रॉडबैंड उपग्रह, ध्यान देना, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट प्रसारित करने का लक्ष्य बना रही है। तो दुनिया में जितने भी जो प्राइवेट और इस तरीके से ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट प्रसारित करने के लिए टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए क्या हो गया कि स्पेस इंटरनेट प्रणाली का कोई नया विचार नहीं है। इसका उपयोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से ऑलरेडी किया जा चुका है या किया जाता रहा है। इसी के साथ आप देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप देखेंगे कि पहले ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की दूर स्थित होती है। जो आप देख रहे हो कि ये 500 किलोमीटर से लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है ये 500 से 200 या 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक होती है और इस सैटेलाइट ट्रेवल फास्टर देन अर्थ। और इसमें जो क्या होता है कि अर्थ जो होता है उससे ज्यादा फास्टर जो होता है, अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशन जो होता है और रिवॉल्विंग जो होता है उससे कहीं ज्यादा जो होती है इसकी स्पीड होती है। और जो 36,000 पे होता है उसको स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। इसमें तो LEO का कंसेप्ट आपने समझ लिया कि यह उपग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब इसमें लेटेंसी की अगर हम बात करते हैं कि जितना ऊंचाई पर होगा, ध्यान देना, जितना ऊंचाई पर विलंबता यानी डेटा भेजने से प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण उसकी निकटता पर निर्भर करता है। यानी जितना वो नजदीक रहेगा उसका ट्रांसमिशन कम समय होगा, जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसको ट्रांसमिट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही लेटेंसी की बात करता है। तो LEO जो है पृथ्वी के समीप क्या होते हैं कि वो परिक्रमा करते हैं और इसको मैं बता दूं कि आराम से वो सिग्नल और काफी तेजी से सक्षम है देने के लिए। इसके अतिरिक्त वो मौजूदा ग्राउंड आधारित नेटवर्क को अधिक नहीं होने के कारण प्रतिद्वंदिता होने की क्षमता रखते हैं और क्योंकि ये सिग्नल फाइबर ऑप्टिकल केबल की तुलना में अंतरिक्ष के माध्यम से तीव्र गति से चलते हैं। तो ध्यान देना, वो जितना नजदीक होगा उतना ही तेजी से हमारा क्या होगा, ट्रांसमिट करेगा और उससे ज्यादा, उससे जल्दी और ज्यादा हम प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे। और अगर हम बात करें कि ये सिग्नल अगर फाइबर ये ऑप्टिक्स की बात करें या फाइबर ऑप्टिक्स केबल की ये ऑप्टिकल ये फाइबर की बात करें, उससे कहीं ज्यादा इसकी स्पीड होगी जो हमारे लिए काफी उपयुक्त होगा। और हाई इनपुट का मतलब होता है, हाई इनपुट का मतलब ये होता है कि इसमें निवेश ज्यादा करना होता है।
एलईओ में के उपग्रह यानी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करते हैं और 90 से 120 मिनट में ग्रह की पूर्ण परिपथ का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो ध्यान देना, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव करते हैं उनकी स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। लगभग आप ध्यान देना कि 1.5 घंटे से 2 घंटे में पूरा जो ग्रह की पूरी तरीके से एक बार चक्कर लगा लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उपग्रह केवल थोड़े समय के लिए भूमि ट्रांसमिट के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार बड़े पैमाने पर एलईओ जो होती है प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण पूंजी निवेश, मतलब इसमें ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। इन लागतों के कारण इंटरनेट के 3 माध्यमों में फाइबर, स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट में से दूसरी सबसे बड़ी महंगी प्रणाली है। यानी ध्यान देना कि यह 3 फाइबर, स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट में से यह दूसरी प्रणाली, मतलब सैटेलाइट जो होगी थोड़ी महंगी वाली चीज है, लेकिन स्पीड काफी अच्छा होगा। अब होता है जियो स्टेशनरी उपग्रह। जो इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो यह भू स्थित की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह से, ये ध्यान देना 35,786, इसको हम लोग जनरली क्या होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सिस्टम यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह का प्रयोग करते हैं, जिसमें उपग्रह लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और पृथ्वी की एक परिक्रमा उसी समय पूरा करते हैं जब अपनी दूरी पर एक बार घूम, मतलब अर्थ के रोटेशनल मोशन के और ये सैटेलाइट के लगभग इक्वल होती है। और इस तरीके से तो सतहों पर जांच एवं परीक्षण के लिए भू स्थिर उपग्रह क्या होता है कि उपग्रह स्थिर होता है, जिससे आसानी से क्या होता है कि हम कैच कर लेते हैं और एक समसामयिक परिस्थितियां और स्थितियों के अनुसार हम उसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अब होता है कि आवृत्त क्षेत्र, मतलब वो कितने दूर तक उसका क्षेत्र होगा। तो जीईओ में स्थापित एक सैटेलाइट पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को सिग्नल प्रेषित कर सकता है तथा इसी कक्षा में स्थापित 3 या 4 सैटेलाइट मिलकर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में सिग्नल प्रेषित कर सकते हैं। तो जीईओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है 3 से 4 अगर सैटेलाइट तो पूरे अर्थ को कवर कर लेते हैं। चूंकि सुलभ कनेक्टिविटी का मतलब होता है उपग्रह स्थिर रूप में प्रतिस्थापित होते हैं और इसलिए इससे जुड़ना आसान हो जाता है। वो एक जगह स्थिर होते हैं जिससे हम आसानी से क्या होते हैं उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाती है। जीईओ में उपस्थित सैटेलाइट संचरण लगभग 600 मिलीसेकंड में लेटेंसी या विलंबता होती है एलईओ की तुलना में, जो जियो स्टेशनरी अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इस प्रकार जितनी लंबी दूरी की जाएगी उतने ही अधिक विलंबता हो। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जितनी ऊंचाई पर होगी लेटेंसी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो जो कहा जाता है कि जो लगभग अगर जीईओ में होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में होता है तो लगभग 600 मिलीसेकंड जो होता है वो लेटेंसी होती है। तो जितनी अधिक ऊंचाई पे होगा लेटेंसी। अब देखें कि अर्थ का ऑर्बिट आप देख लें कि यह सैटेलाइट है, ये 36,000 किलोमीटर, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में आप देख सकते हो इस तरीके से इनके क्या होते हैं कि इस तरीके से इनकी पूरी सिस्टम होती है। क्लियर है? और इसी सिस्टम के अनुसार क्या होते हैं कि ये काम करते हैं। अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ध्यान देना, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरीके के काम करने के लिए काफी तेजी से, तो वनवेव एक निजी कंपनी है जिसने एलईओ में 2018 उपग्रहों के तारेमंडल में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 50 डिग्री अक्षांश यानी 50 डिग्री ये जो लैटिट्यूड के उत्तर में सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रस्तुत करने के लिए 5 से 50 सेवा, इसका नाम ही है 5 to 50 सेवा की क्षमता हासिल करने के लिए अब केवल एक और प्रक्षेपण करने की आवश्यकता है। तो वनवेव जो है इस तरीके से पूरे अंतरिक्ष में ये एलईओ से इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम से देने की प्रक्रिया में जून 2021 तक 5 से 50 यानी 5 से 50 सेवा की चालू किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 2022 में उपलब्ध 648 उपग्रहों के द्वारा ये संचालित वैश्विक सेवाएं शामिल हो जाए। तो वनवेव जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक निजी कंपनी है जो एलईओ ऑर्बिट में क्या होता है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में क्या करेगा 218 उपग्रहों का एक तारामंडल को यानी 218 ग्रहों का एक क्या करेगा, एक ऐसा सैटेलाइट का जाल बनाएगा
जो पूरे वर्ल्ड में इसकी सेवा दे सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सके, जो मुख्यतः जून 2021 इसी महीने में यह लागू होने की बात की गई है, जिसमें 2022 में यह ध्यान देना 648 उपग्रहों के द्वारा संचालित किया जाएगा। उसी तरीके से एक दूसरी कंपनी भी है स्टारलिंक। यह जो स्टारलिंक जो है ये स्पेस एक्स का एक उपक्रम, ये एक मतलब पार्ट है। स्टारलिंक के पास वर्तमान में कक्षा में 1385 उपग्रह है। इससे पूर्व इसने उत्तरी अमेरिका में बीटा परीक्षण शुरू कर दिया था। साथ ही भारत जैसे देशों में प्री ऑर्डर और अग्रिम बुकिंग शुरू कर दिया है। स्टारलिंक उपग्रह पृथ्वी के समीप गति करते हैं और इसीलिए कंपनी को OneWeb की तुलना में वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक बड़े बेड़े यानी फ्लीट तंत्र की आवश्यकता होगी। ध्यान देना, अगर पूरे दुनिया को और भारत जैसे देश या पूरी दुनिया को अगर इस तरह के सर्विस देना है तो एक पूरी तरीके से सैटेलाइट का बहुत बड़ा फ्लीट तैयार करना पड़ेगा, जिससे हम प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में उसकी सेवा और सर्विस दे सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे। प्रोग्राम चलने का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट कुइपर यह वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। यह अमेजन की एक परियोजना है। प्रोजेक्ट लून जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल ने 2013 में यह प्रोजेक्ट लून की शुरू किया था। इसमें उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का उपयोग करते हुए बेतार संचार की प्रौद्योगिकी यानी विदाउट वायरलेस, जिसको कहते हैं एरियल वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया जाता है। केन्या के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रशिक्षण करने के लिए बाद में गूगल की मूल जो कंपनी अल्फाबेट वर्ष 2021 में इस परियोजना को समाप्त कर दिया है और इससे पूरी तरीके से ये क्या हो गया है कि समाप्त हो गया है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एलईओ उपग्रह में प्रक्षेपण की क्या होती है, कुछ समस्याएं। पहले लॉजिस्टिक चेंजेस हो जाएंगे। पहले लॉजिस्टिक चेंजेस में बहुत सारी सामान अगर मान लो कि पूरा भेजा जाए तो वो काफी क्या होगा, रुकावटें उत्पन्न कर देगा और अंतरिक्ष को अवलोकन करने में बहुत सारे सैटेलाइट हो जाएगा तो हम ऊपर की तरफ देख भी नहीं पाएंगे। विनिमय मुद्दे का मतलब मान लो उसके ऊपर और सैटेलाइट है तो जो हमारा ट्रांसमिट करने का जो होगा वो भी हमारा बाधित होगा। तो बेसिकली उपग्रह एलईओ उपग्रह के प्रक्षेपण में हमें लॉजिस्टिक चैलेंजेस आएंगे, विनिमय के मुद्दे हैं यानी एक्सचेंज के या ट्रांसमिट होने की समस्या आएंगी, रुकावटें बहुत सारी आएंगी, अंतरिक्ष अवलोकन में जटिलता आ जाएंगी और स्पेस जंक हो जाएगा। इसमें इतना ज्यादा मतलब कि सैटेलाइट और इतने ज्यादा मतलब अंतरिक्ष में चले जाएंगे जो कि एक पूरी तरीके स्पेस में क्या होगा, कूड़ा कचरा टाइप में भर जाएगा जो हमारे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब है इंडस मेगा फूड पार्क। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्चुअल रूप से इंडस मेगा फूड पार्क, इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। कहां किया गया है? रायपुर में किया गया है। कहां? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। इसे मेगा फूड पार्क योजना के तहत बनाया गया है। यह फूड पार्क जो है करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 25,000 किसान इसे लाभान्वित होंगे और 2008-9 में शुरू किया गया ताकि यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपव्यय, ध्यान देना, जो हमारा फूड है उसके अपव्यय को कम करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में फूड पार्क योजना लागू करता है। ध्यान देना, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है वो देश में मेगा फूड पार्क योजना है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 मेगा फूड पार्क जो काम कर रहे हैं, भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप काम कर रहा है। तो ये इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क जो बनाया गया है वो बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यह पूरी संचालन किया गया है और रायपुर में जो बनाया गया है यह ध्यान देना ऑलरेडी वर्तमान में 22 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जिसको CEM कहते हैं, तो सबसे पहले हम देख लें कि दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में पार्टियों की जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन एक संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क पे कंजर्वेशन में स्थापित किया गया था।
2016 के 7वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में अपनाई गई स्वच्छ ऊर्जा की रूपरेखा सीईएम शासन के द्वारा यह बनाया गया और इस समय 29 ऐसे देश हैं जो सीईएम के हिस्से में है। भारत भी एक इसका सदस्य है। तो सीईएम क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में भारत भी एक सदस्य है और सीईएम का मुख्य उद्देश्य जो है क्लीन एनर्जी को क्या करना है, हाईली टेक्नोलॉजी को यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और बढ़ावा देने के साथ साथ उनके कार्यक्रमों को तेजी से डेवलप करना और तेजी से डेवलप करके क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। सीईएम 3 वैश्विक जलवायु परिवर्तन नीतियों पर केंद्रीय, विश्व भर में ऊर्जा दक्षता में सुधार होनी चाहिए यानी जो एनर्जी इफिशियंसी है उसमें काफी तेजी से डेवलप किया जाए और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति यानी कि क्लीन एनर्जी को क्या किया जाए कि बहुत तेजी से प्रमोट किया जाए और स्वच्छ ऊर्जा पहुंच का विस्तार किया जाए कि लगभग सभी देशों में सभी गांवों तक स्वच्छ ऊर्जा क्या हो जाए, बहुत तेजी से उसको फैलाव किया जाए ताकि जलवायु में होने वाले परिवर्तन को कंट्रोल किया जा सके यानी क्लाइमेटिकल चेंजेज यानी क्लाइमेटिक चेंजेज को कंट्रोल और प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सके। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन, ये इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र ये विकास यानी यूएनओ डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है यह एक संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी में कमी लाने और इंक्लूसिव ये ग्लोबलाइजेशन और इन्वायरमेंटल को स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट का बढ़ावा देता है। 1 अप्रैल 2019 तक 170 देशों के यूएनआईडीओ इसको कहते हैं के सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। सदस्य नियमित रूप से नीति बनाते हैं और बनाने वाले संगठन के सत्रों को यूएनडीओ मार्गदर्शक सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं कि अब हमारे औद्योगिक विकास के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से हमारा प्रक्रिया होगा ताकि कम से कम पर्यावरण का प्रदूषण हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और ज्यादा से ज्यादा हम डेवलपमेंट कर सके। इसी के साथ अगर देखेंगे कि यह यूनिडो जो है वो बेसिकली क्या कहना मिशन इसका है कि 2013 में यूनिडो ने जनरल कॉन्फ्रेंस के 15वें सेशन में अपनाई गई लीमा घोषणा यानी लीमा घोषणा में यह लीमा डिक्लेरेशन में वर्णित है कि सदस्य राज्यों को समावेशी और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और तेज करना है यानी समावेशी की इंक्लूसिव ग्रोथ भी कराना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करता है। और यूनिडो ने जनादेश एसडीजी 9 में पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है और इसमें कहा जाता है कि समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण का इनोवेशन पे बढ़ावा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके कि हमारे इन्वायरमेंट स्वच्छ और क्लीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव IDDI जिसको हम लोग कहते हैं, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ध्यान देना, ये IDDA जो है क्लीन एनर्जी क्या होगा कि इनिशिएटिव का ही एक पहल है। ये सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक संगठन है। ये ध्यान देना, पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों का एक कंबाइंड यानी ज्वाइंट वेंचर है, वैश्विक क्या है वेंचर है जो कि कम कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग कर प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है कि जो हमें कार्बन जो है इमिट जो हो रहा है, इमिशन जो हो रहा है वो कम से कम किया जा सके। तो यूनिडो जो है वो समन्वित इंटीग्रेटेड जो इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के नेतृत्व में यूके और भारत के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सदस्य जर्मनी और कनाडा भी शामिल किया गया। तो यूनिडो के द्वारा समन्वित IDDI का नेतृत्व जो है यूके और भारत के द्वारा किया जाता है, इसलिए आज यह फेमस है और इसलिए क्लीन एनर्जी की बात जो होगी इस पे किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं किस तरह की चीजें होती हैं। तो डीप
इंडस्ट्रियल ये डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव IDDI का अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से IDDI कार्बन आकलन यानी कार्बन का कैलकुलेशन करना और उससे महत्वाकांक्षी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में खरीद लक्ष्यों को स्थापित करने और कम से कम कार्बन उत्पादन करने में और निवेश में प्रोत्साहित करना, उद्योग के दिशा निर्देश को डिजाइन करने के लिए यह काम करता है। इसके अलावा कम कार्बन स्टील और सीमेंट खरीदने के लिए सरकारों और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है और मान्य मानकों को, लक्ष्यों को डेटा सोर्सिंग और उसे साझा करना इनका काम होता है। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव इनका मुख्य वर्क यही होता है। अब क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र, ये ध्यान देना, ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समन्वित एक क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत औद्योगिक ऊर्जा इंडस्ट्रियल एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ावा देने के लिए एक वर्क स्ट्रीम तैयार किया गया है। तो ध्यान देना, ये कौन कौन है? ये इंडिया है, इंडिया के साथ कौन है? यूके और प्लस UNO और प्लस यूनिडो, ये यूनिडो के आप ध्यान देना कि CEM और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव IDDI के यह 12वीं जो है बैठक लॉन्च किया गया है, जिसकी मेजबानी वस्तुतः चिली के द्वारा की गई है, ये 12वीं। जबकि 11वीं जो है हुई थी सऊदी अरब में। आप देखोगे कि उसमें क्या कह रहे हैं कि 12वीं यानी 12th CEM बैठक में इसका ग्रीन यानी ध्यान देना, यह जो बात कही गई है ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, लागू करना और कम कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करना, यानी पूरे वर्ल्ड में वैसे ऑब्जेक्ट का डिमांड करना है जिसकी कम लागत में, कम मतलब कि कम ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता हो। 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन में ध्यान देना 33 से 35 यानी 33 से 35% पर कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योगदान किया गया। इस संकल्प में लौह इस्पात, आयरन और स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन ये टेक्नोलॉजी को कारगर विकास द्वारा पूरा किया जा सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करके क्या किया जा सकता है कि इसको पूरा किया जा सकता है। सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप AG ये जो कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम, नगर पालिका मांग पक्ष प्रथम, ये ऊर्जा में पर्याप्त बचत दर्ज की गई है। इससे क्या होगा, सरकारी नीतियों के द्वारा क्या किया जा सकता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ध्यान देना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये जो है ये IUCN एक संघीय संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों दोनों से मिलकर बना है। ये ध्यान देना, सरकार एवं नागरिक समाज दोनों से। ये दुनिया के प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने का काम करता है और एक वैश्विक प्राधिकरण है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ध्यान देना, IUCN जो होगा ये दुनिया में प्राकृतिक चीजों को क्या करती है, संरक्षण का काम करता है। यह जो होती है इस संरक्षण के फलस्वरूप जो होती है लाल सूची यानी रेड लिस्ट, यह रेड लिस्ट जो होती है निकालती है IUCN द्वारा जारी किए जाने वाली लाल सूची। जो रेड सूची जो है, ये रेड लिस्ट जो है दुनिया के सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों एवं जानवरों, ध्यान देना, प्लांट और फ्लोरा और फौना के प्रजातियों को वैश्विक कंजर्वेशन के लिए यानी ग्लोबल कंजर्वेशन देने की स्थिति को दर्शाया जाता है। इस प्रजातियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें मूल्यांकन, ध्यान देना, मूल्यांकन नहीं, नॉट इवेल्युएटेड, डेटा की कमी, डेटा डिफिशियंसी और कम चिंतनीय, लिस्ट कंसर्न, ये जो होती है 9 पार्टों में डिवाइड किया है। संभावित करना, नियर थ्रेटेंड, और उसके बाद कमजोर, ये वनरेबल। उसके बाद अगर हम बात करें इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, गंभीर रूप से क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जंगल से विलुप्त एवं विलुप्त,
एक्सटिंक्ट एंड वाइड एंड एक्सटिंक्ट की बात करते हैं, इसे जैविक विविधता की स्थिति में जानने के लिए सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। तो बेसिकली ये 9 तरह के पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आज के डेट में किसी भी प्रजाति का फ्लोरा और फौना का है उसकी स्थिति हम जान सकते हैं कि क्या वो हमारी इकोलॉजिकल साइकिल में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट हो रहा है कि नहीं, भाग ले रहा है कि नहीं, क्या उसकी जनसंख्या और उसकी पॉपुलेशन या उसके रहन सहन या उसकी एक्टिविटीज प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं, वो बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा किया जाता है। उसी के रेफरेंस में आप देखेंगे कि एक ब्लू फिनेट महासीर, ये ब्लू फिनेट महासीर जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ने अपनी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय, इसको पहले इंडेंजर्ड के लिस्ट में रखा गया है, से कम चिंतनीय लिस्ट कंसर्न श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है। उसका नाम क्या है? ये मछली आप देख रहे हो, इसका नाम है ब्लू फिनेट महासीर, इसी का नाम है। तो ये बेसिकली अभी ब्लू फिनेट महासीर जो है IUCN ने अभी जारी किया है। बेसिकली ये भारतीय क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज का दिन बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें। उम्मीद करूंगा कि किसी भी तरह का कोई कमेंट सेक्शन हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे या इस नंबर पे कॉल करके आप सारे शंका का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।